स्प्रिंग रोल पूरे इलाके में सप्लाई किए जा रहे थे। जानवर का सिर वेटरनरी डिपार्टमेंट को जांच के लिए भेज दिया गया। मोहाली में आई ये खबर फास्ट फूड के शौकीनों को धक्का पहुंचाने वाली है, क्योंकि हर शहर में लोग फास्ट फूड के रूप में मोमोज खाते हैं। स्टीम करके मोमोज बनाए जाते हैं। वेज और नॉन वेज दोनों तरह के मोमोज और उनकी कई तरह की वैरायटी भी मिलती है। दिल्ली एनसीआर में तो हर गली नुक्कड़ों में आपको फास्ट फूड के स्टॉल मिल जाएंगे, जहां मोमोज खाने के लिए लोगों की लाइनें लगी रहती हैं। ऐसे में सवाल ये है कि जो मोमोज खा रहे हैं वो सेहत के लिए ठीक है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर तेल से भरे टैंकर और बस में भीषण टक्कर हो गई। इसके बाद टैंकर पलट गया, जिसके बाद लोगों में तेल लूटने की होड़ मच गई। आपको दिखाते हैं। सड़क पर तेल लूटने की होड़ मची है। किसी के हाथ में डब्बा है, किसी के हाथ में गैलन। हर कोई ज्यादा से ज्यादा तेल ले जाना चाहता है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की ये तस्वीरें हैं, जहां पर एक बस और तेल से भरे टैंकर में भीषण टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भयंकर थी कि तेल का टैंकर कई जगह से टूट गया और उसमें से तेल बहने लगा। फिर क्या था, जैसे ही आसपास के लोगों को तेल के रिसने की खबर मिली, उसके बाद तेल लूटने की होड़ सी मच गई। लोग हाथों में बाल्टी, ड्रम, बोतल लेकर तेल लूटने पहुंच गए। वहीं टैंकर चालक लोगों को देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाया। पुलिस भी सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंच गई। वहां देखा तो उसके भी होश उड़ गए। पुलिस लोगों को रोकती रही, लेकिन कुछ लोग मान ही नहीं रहे थे। बाद में पुलिस ने सख्ती दिखाई, उसके बाद लोग वहां से हटे। हादसे के बाद सड़क पर काफी तेल बहकर बर्बाद हो गया और बड़ी मात्रा में लोग तेल को अपने साथ भी ले गए। हाईवे पर जाम भी लग गया था। मामला फतेहाबाद थाना क्षेत्र का है। बस और टैंकर की टक्कर में 2 लोग घायल भी हुए हैं। लोग मदद की गुहार भी लगा रहे थे, लेकिन वहां लोगों को तेल लूटने से ही फुर्सत नहीं थी कि घायलों की सुध ले पाते। बाद में पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस हादसे की जांच कर रही है। आगरा से न्यूज़ 18 के लिए कामिर कुरैशी की रिपोर्ट। कानपुर के पौष इलाके में पालतू कुत्ते जर्मन शेफर्ड ने अपनी बुजुर्ग मालकिन को नोच नोच कर मार डाला। 80 साल की महिला उसके हमले के आगे बेबस दिखी। नगर निगम की टीम ने काफी मशक्कत के बाद हिंसक कुत्ते को कब्जे में लिया और अपने साथ ले गई। सड़कों पर आवारा कुत्तों का आतंक तो है ही, अब पालतू कुत्ते भी जान के लिए खतरा बन रहे हैं। कानपुर से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई, जहां एक पालतू कुत्ते ने अपनी मालकिन को बुरी तरह से नोच डाला, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना कानपुर के पौष इलाके विकास नगर की है। घटना के वक्त 80 साल की बुजुर्ग महिला रोज की तरह अपने आंगन में थी। परिवार के दूसरे सदस्य अपने अपने कमरों में थे। परिवार ने जर्मन शेफर्ड नस्ल का कुत्ता पाल रखा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिस पर घर की सुरक्षा का जिम्मा है, वही घर के सदस्य पर हमला बोल देगा। जर्मन शेफर्ड बुजुर्ग महिला को काटने दौड़ा। भला महिला उसका मुकाबला कैसे करती? कुत्ता उन पर झपट्टा मार देता है और पूरी तरह से नोचने लगता है। बुजुर्ग महिला बुरी तरह से लहूलुहान हो जाती है। महिला के पेट और चेहरे पर कई घाव आए। इस दौरान कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा था। घर के दूसरे सदस्यों को लगा कि कुत्ता बाहरी लोगों को देखकर भौंक रहा होगा, लेकिन जब उन्होंने बुजुर्ग महिला की चीखें सुनी तो सभी दौड़े दौड़े मौके पर पहुँचे। तब तक कुत्ता बुरी तरह से बुजुर्ग महिला को जख्मी कर चुका था। कुत्ते के हमले को वो सहन नहीं कर पाई और महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सूचना के बाद पुलिस और नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद हिंसक कुत्ते पर काबू पाया गया। नगर निगम की टीम उसे अपने साथ ले गई। घर में पालतू जानवर घर के सदस्य जैसा होता है, लेकिन कानपुर के इस घर में पालतू कुत्ते ने अपनी ही मालकिन की जान ले ली। कहा जा रहा है कि बुजुर्ग महिला कुत्ते का बच्चे की तरह ख्याल रखती थी। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। अब जांच की जा रही है कि आखिर कुत्ता हमलावर क्यों हो गया। ये सवाल भी खड़ा हो रहा है कि हिंसक प्रजातियों को घर में पालना कितना सुरक्षित है।
अभी हाल ही में नोएडा के डॉग शेल्टर होम में पिटबुल ने कर्मचारी को बुरी तरह से घायल कर दिया था और अब कानपुर की इस घटना ने हर किसी के मन में सवाल खड़े कर दिए हैं। कानपुर से न्यूज़ 18 के लिए ओम बाबू मिश्रा की रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी में एक दर्दनाक हादसा हो गया। 5 बच्चे मिट्टी के ढेर में दब गए, जबकि एक बच्चे की जान चली गई। घायलों को अस्पताल ले जाया गया। लखीमपुर में सड़क के चौड़ीकरण का काम चल रहा है। मैलानी थाना क्षेत्र में 21 करोड़ की लागत से पीडब्ल्यूडी विभाग ने टेंडर एक प्राइवेट कंपनी को दिया था। सड़क को चौड़ा करने के लिए किनारे पर खुदाई की गई थी, जिससे वहां पर बड़ा सा गड्ढा हो गया था। राजा मंडी गांव के पास खोदी गई खाई को देखने के लिए गांव के 5 बच्चे भी पहुंच गए, लेकिन जैसे ही बच्चे उसमें उतरे, अचानक मिट्टी खिसकने लगी, जिसके बाद 5 बच्चे मिट्टी की चपेट में आ गए। इसके बाद तो मौके पर हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने आनन फानन में बच्चों को फावड़े और कुदाल की मदद से बाहर निकाला। जब तक ग्रामीण सभी बच्चों को निकाल पाते, उसमें से 12 साल के सचिन की मिट्टी में दबने से मौत हो चुकी थी। बाकी बच्चों को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के बाद चारों को घर भेज दिया गया। कैसे मैं बताऊं, जब जिसे भी आपका खोद के वहाँ हर बच्चे खेल रहे थे, ये भी गया, उसी में घुस गया। 5-6 बच्चे खेल रहे थे, ऊपर से मिट्टी का राड टूटा, उसी में दब गए लोग। इसमें ठेकेदार की लापरवाही भी सामने आई है। ग्रामीण का आरोप है कि सड़क चौड़ीकरण के लिए जो खाई खोदी गई है, वो मानक के अनुरूप नहीं है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये गहरे गहरे गड्ढे हैं। यहाँ पे जो गड्ढा सड़क के चौड़ा करने के लिए ठेकेदार ने खोदा था, यहाँ से मिट्टी निकाली गई थी। लगभग 15 फुट के आसपास ये गड्ढे खोदे गए हैं। इस गड्ढे में 5 बच्चे खेलते हुए गिर गए थे और 5 बच्चे दब गए हैं। ग्रामीणों की मदद से 4 बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। कहीं ना कहीं जितना भी दूरी तक ये रोड खोदा गया है, तो कम से कम लगभग 15 फीट के आसपास ये गड्ढा खोदा गया है। इस घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। लखीमपुर से न्यूज़ 18 के लिए मनोज शर्मा की रिपोर्ट। हरिद्वार में एक तेज रफ्तार कार बेकाबू हो गई, जिसके बाद वो खाई में जा गिरी। हादसे का वीडियो सामने आया है, जिसमें 3 लोग घायल हैं। बाद में सभी को पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हरिद्वार में तेज रफ्तार जान को खतरे में डाल गई। हरिद्वार नजीबाबाद हाईवे पर रोज की तरह गाड़ियां दौड़ रही, तभी एक तेज स्पीड में सफेद कार वहां पर आती हुई दिखाई दी। अचानक कार के ड्राइवर का संतुलन बिगड़ गया। आगे चल रहा स्कूटी सवार कार से टकराने से बाल बाल बचा। इसके बाद सामने से टेम्पो आ रहा था। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कार टेम्पो से टकराने ही वाली थी, लेकिन कार सवार ने उसे बचाने के लिए स्टीयरिंग घुमाया और वो खाई की तरफ जाने लगी। किनारे पर लगे एक साइन बोर्ड को गिराते हुए कार 40 फीट गहराई में गिर गई। हादसे के बाद मौके पर धूल का गुबार उठने लगा। सामने का मंजर देखकर हर कोई सन्न रह गया। वहां से गुजर रहे सभी राहगीर रुके। खाई में नीचे जाकर देखा तो कार में बैठे तीनों लोग घायल हालत में थे। चश्मदीदों ने पुलिस को फोन लगाया। मौके पर पुलिस भी पहुंची। कार से तीनों घायलों को बाहर निकाला गया। 108 एम्बुलेंस की मदद से उन्हें नजदीकी के अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने क्रेन के जरिए कार को बाहर निकाला। घायलों में पति पत्नी और उनका बेटा है। परिवार उत्तराखंड के पिथौरागढ़ का रहने वाला है। सभी लोग नजीबाबाद से हरिद्वार जा रहे थे, तभी यह हादसा सामने आया। चंडी चौक के पास दुर्घटना हुई। गनीमत रही कि तीनों की जान बच गई। सभी की हालत खतरे से बाहर है। हादसे में कार को काफी नुकसान हुआ है। पुलिस हादसे की वजह की जांच में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी पुलिस भर्ती में बेटियों ने कमाल करके दिखाया है। उन्नाव में एक ही परिवार की 3 बेटियों का पुलिस भर्ती में चयन हुआ। वहीं सोनभद्र में भी 3 बहनों ने कमाल करके दिखाया।
कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद मिली कामयाबी की अलग ही चमक होती है, जो इन तीनों बहनों के चेहरे पर दिख रही है। सालों पहले पिता का साया सिर से उठ गया था, जिसके बाद तो जिंदगी बहुत मुश्किल लगने लगी थी, लेकिन परिवार ने हिम्मत नहीं छोड़ी। घर की बेटियों ने सपना देखा था कि पुलिस में भर्ती होना है। अपनी मंजिल को पाने के लिए तमाम बाधाएं पार भी की और आज तीनों बहनों का यूपी पुलिस की भर्ती के बाद सिलेक्शन हो गया है। बड़ी बहन ने कुछ साल पहले होमगार्ड की नौकरी ज्वाइन की। इसके बाद अपनी 2 छोटी बहनों और भाई की जिम्मेदारी भी उठाई, साथ ही मां का भी ध्यान रखा और तीनों बहनों ने पुलिस की परीक्षा में कामयाबी पाई। 2017 में मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे। 2017 में मेरा इंटर भी नहीं हुआ था और 2018 में अक्टूबर में मेरे होमगार्ड पद पे पापा की जगह पे मृतक आश्रित पे भर्ती हो गई और फिर भर्ती होने के बाद अपनी बहन और अर्चना सुलोचना दोनों को किराए के कमरे पे लेकर पढ़ाया लिखाया इन लोगों को, और एक मेरे एक छोटा भाई भी है और मम्मी को भी अपने साथ लाए और इन लोगों भाई को भी पढ़ा रहे थे। दोनों बहनों ने भी बड़ी बहन की मेहनत को साकार करते हुए पुलिस का एग्जाम दिया और परीक्षा पास की। परिवार ने उन्नाव के रामपुरी मोहल्ले में किराए पर मकान लिया और यहीं से अपनी मंजिल को पाने का संघर्ष शुरू किया। तीनों बेटियों ने घर और गांव का नाम रोशन किया है। तीनों की कामयाबी की चर्चा पूरे इलाके में है। वहीं सोनभद्र से संघर्ष की ऐसी ही कहानी सामने आई है। यहाँ एक किसान की तीनों बेटियों ने कमाल कर दिया। किसान के आर्थिक हालात ठीक नहीं हैं, घर का खर्च भी बड़ी मुश्किल से चला पाते हैं, लेकिन उनकी बेटियों ने इसे कभी अपने आड़े नहीं आने दिया और अपने संघर्ष पथ पर डटी रहीं। मैं बता दूं कि ये वही प्राथमिक विद्यालय है करकी, जिसमें तीनों बेटियों ने पढ़ाई की और यहाँ से पढ़ते हुए वो आगे बढ़ी और बहुत ही माली हालत थी उनके पिता की, फिर भी उन्होंने पढ़ाई कंप्लीट की। पापा हमेशा से कहते थे आप लोग को जो पढ़ना है पढ़ाई करो, जो मतलब आपको बनना है सबकी तैयारी करो। तो कितना सपोर्ट आपके परिवार में और कौन कौन से लोग ऐसे थे कि जो आपको सपोर्ट किए पढ़ाई में? ऐसे मेरी फैमिली, मेरे माता पिता, उसके बाद मेरे भाई बहन, उसके बाद कुछ फ्रेंड्स थे, कुछ रिलेटिव्स भी हैं जो सपोर्ट करते थे कि आप लोगों को भी कुछ करना चाहिए। कोशिश भी बहुत किए हैं हम, जब और चीज नहीं हो पाया फिर मैंने क्या सोचा कि क्यों ना हम यूपीपी का ही देखें, अगर इसमें हो जाए तो फिर आगे की कोशिश और करेंगे हम। और लेकिन हमें इसका मतलब हमें ये हो रहा था कि हम यूपी पुलिस में ही सिलेक्शन हुए, क्योंकि मेरे दादाजी देश को आजाद किए थे, देश का रक्षा किए थे, तो हमें भी यही था कि हम भी अपने देश का। करकी गांव की 3 होनहार बहनें लड़कियों के लिए रोल मॉडल बन गई हैं। सुमन, मंजू और आराधना ने एक साथ यूपी पुलिस में सिपाही भर्ती परीक्षा पास की। पढ़ने में लोन लिए? हाँ, ग्रीन कार्ड तो है हमारे आकर्षण 260। तो लोन लिए, लोन लेके पढ़ा? हाँ, जहाँ सामने आर्थिक स्थिति गड़बड़ हुई तो उससे हाथ बटाए। तो अभी आपकी 3 बेटियां सेलेक्ट हुई हैं, तो इनको पढ़ाने में आप कितनी मदद करते थे इन लोग को पढ़ाने में? बहुत सा मदद की। गांव में रहकर ही तीनों बहनों ने अपनी स्कूल की पढ़ाई की और यहीं से पुलिस में भर्ती की तैयारी शुरू की थी। पिता अनिल सिंह पटेल अपनी बेटियों की कामयाबी पर बेहद खुश हैं। पूरे गांव में जश्न का माहौल है। इलाके के लोग बधाई देने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। उन्नाव से अनुज गुप्ता के साथ सोनभद्र से रंगेश सिंह की रिपोर्ट। संसद के बजट सत्र के दौरान ओडिशा के बारगढ़ से बीजेपी सांसद प्रदीप पुरोहित ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छत्रपति शिवाजी का अवतार बताया। प्रदीप पुरोहित ने एक संत का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें एक संत ने बताया कि पीएम मोदी छत्रपति शिवाजी का पुनर्जन्म है। पहाड़ी क्षेत्र है, एक गिरिजा बाबा एक संत वहां रहते हैं। उन्होंने सही कहा, हमको एक दिन बातचीत चल रहा था, उन्होंने हमको बताया कि देश के आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, नरेंद्र मोदी जी का पूर्व जो जन्म था वो महाराज छत्रपति शिवाजी थे
और उसका दूसरा जन्म ये अभी नरेंद्र मोदी है। इसलिए वही इस राष्ट्र को एक विकसित राष्ट्र, दुनिया में सबसे शक्तिशाली राष्ट्र निर्माण करने की भावना से काम कर रहे हैं। संभल में नहीं लगेगा सद्भावना मेला। नेजा मेला के बाद सद्भावना मेला पर भी रोक। 2 साल से कोई सद्भावना मेला नहीं लगा, ये एसडीएम ने कहा, और इस साल नहीं लगेगा सद्भावना मेला। एसडीएम ने यह स्पष्ट कर दिया। नेजा मेला के बाद अब सद्भावना मेला पर भी प्रशासनिक रोक लगी है और एसडीएम ने कहा है कि 2 साल से सद्भावना मेला नहीं लगा, तो इस बार भी वो नहीं लगेगा। संभल में नहीं लगेगा नेजा मेला और सद्भावना मेला, दोनों पर रोक है। 2 साल से सद्भावना मेला नहीं लगा, ये दलील दी है एसडीएम ने और कहा है कि इस साल भी नहीं लगेगा। मैम, हमने सुना है कि कोई सद्भावना मेले के नाम से भी यहाँ डिमांड कर रहे हैं। 2023 में सद्भावना मेले के नाम से मेले लगाए गए थे, परंतु इस बार किसी प्रकार के मेले की इस तरह की परमिशन नहीं दी जा रही। मेला विवाद पर अरविंद राजभर ने कहा, आक्रांताओं के नाम पर मेला नहीं लगेगा। एसबी-एसपी ऐसे मेला का विरोध करेगी। अरविंद, हम अपनी संस्कृति को बढ़ाएंगे। अरविंद राजभर ने कहा, विदेशी आक्रांताओं ने तबाही मचाई थी, हम अपनी संस्कृति को बढ़ाएंगे, ये अरविंद राजभर ने कहा। लगने नहीं दिया जाएगा। ये योगी जी की सरकार है। हम हमेशा अपनी संस्कृति और सभ्यता, अपनी परंपरा को निरंतर आगे बढ़ाने का हमने संकल्प लिया है, न कि ऐसे आक्रांताओं को जिसने लगभग 1000 साल पहले जो आकर के भारत देश में तबाही मचाया था, अब उसको हम बढ़ने नहीं देंगे। हम नहीं, हम तो एक पॉलिटिकल पर्सन, हम नहीं, यहाँ की जनता स्वतः चाहती है कि जिस आक्रांता ने इस देश को लूट करके बर्बाद कर दिया, उसके नाम पर कोई आयोजन नहीं होगा। आयोजन करके सरकार का पैसा वेस्ट नहीं करेंगे, जनता का टाइम वेस्ट नहीं होने देंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य के हिंदूवादी संगठनों को आतंकी बताते हुए नागपुर हिंसा का जिम्मेदार बताने पर संत समाज में गुस्सा है। अयोध्या के संतों ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य के मुंह में बाबाशीर हो गया है, इसके नाते वो सिर्फ सनातन पे ही टिप्पणी करता है। दम हो तो किसी इस्लाम को मानने वाले इस्लामिक धर्मगुरु या इस्लाम के अनुयायी को आतंकवादी बोलकर देख ले। स्वामी प्रसाद बोलने के लायक नहीं रहेगा। अगर हम आतंकवादी होते तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जिंदा रहता? आए दिन लगातार सनातन पे टीका, सनातन पे टिप्पणी, सनातन को अधर्म, उल्टी सीधी उलूल जुलूल बयानबाजी करता हो, अपशब्द कहता हो। इसके नाते मुझको लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों की एक ही ठिकाना है, या आतंकवादी हैं, क्योंकि उनके जितने कृत्य हैं वो सब आतंकवादियों से ओतप्रोत हैं। कभी वो रामचरितमानस जलाते हैं, कभी हिंदुओं को बुरा भला कहते हैं, कभी वो हिंदुओं के धर्म ग्रंथों को, जहाँ भी जाते हैं आप देखिए, इसीलिए हर जगह बेइज्जत होती। इन्हीं की विचारधारा के लोग जगह जगह, चाहे वो नागपुर जैसी घटना हो, चाहे भारत के किसी भी कोने में जो भी दुर्घटना हो रही है, स्वामी प्रसाद मौर्य के जैसे कि विचारधारा के लोग ही इस तरह की दुर्घटना कर रहे हैं। मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और ऐसे आतंकवादियों को चिन्हित करके जेल भेजा जाए। लखनऊ पुलिस ने अवैध रूप से म्यांमार भेजकर साइबर ठगी कराने के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लखनऊ साइबर सेल और मदेगंज पुलिस ने आरोपी जीशान खान, मोहम्मद अहमद खान और जावेद इकबाल को गिरफ्तार किया। आरोपी जीशान से म्यांमार भेजने वाले 2 युवकों को पासपोर्ट भी बरामद हुए हैं। 11 मार्च को म्यांमार से लौटे सुल्तान सलाउद्दीन और सादिक मिर्जा ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मदेगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी पीड़ितों को डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब के लिए बैंकॉक भेजने का झांसा देते थे। आदि कंट्रीज में यहाँ के लोगों को बुलाकर सर्विस के नाम पे झांसा देकर के बुलाया जाता था और फिर ज़बरदस्ती वहाँ से इनसे साइबर फ्रॉड का कार्य कराया जाता था। इनके पासपोर्ट को वहाँ पे रखवा लिया जाता था और फिर इनसे धोखाधड़ी का यह कार्य कराया जाता था। करोड़ों रुपए इनसे लोगों के से इकट्ठा करके और आपस में वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे। जब कोई व्यक्ति वहाँ से अगर आने की कोशिश करता था तो उसका पासपोर्ट वापस करने के नाम पर 3 लाख रुपया वहाँ जमा कराया जाता था।